नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी मोदी जी से हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि आप किसके साथ हैं, गांधी के साथ हैं या गोडसे के साथ हैं। आप बताइए कि आप किसको चुनेंगे, भारत को चुनेंगे या मनुस्मृति को चुनेंगे। और ये सवाल तो उन्होंने संसद में भी पूछा था। और उसके अलावा राहुल गांधी सावरकर को लेकर भी बार बार सवाल करते हैं। और हमेशा बीजेपी के लोग, संघ के लोग या जो मोदी समर्थक हैं वो राहुल गांधी पर इस बात को लेकर हमले करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार का ही एक ऐसा फैसला आया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मोदी ने अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने गांधी और गोडसे में शायद गोडसे को चुना है, ये बात इस फैसले से जाहिर हो गई है। जी हाँ, कालीकट का एक एनआईटी है जिसमें प्रोफेसर हैं शहजा अंदावन, उनको अब डीन बना दिया गया है, प्रमोट करके उनकी तरक्की करके उनको डीन के पद पर बैठाया गया है। जबकि ये वही शहजा अंदावन हैं जिन्होंने पिछले साल गांधी जी के शहीद दिवस पर 30 जनवरी 2024 को उनकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने गोडसे की तारीफ की थी। और जब इस मामले पर विवाद हुआ, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो उनको बाद में जमानत भी मिली। तो ये सारा मामला चला, मोदी सरकार के संज्ञान में ये सारी बातें जरूर होंगी। उसके बाद भी क्यों डॉक्टर शहजा अंदावन को कालीकट में डीन बनाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या इस फैसले के जरिए मोदी ने ये बता दिया है कि वो गांधी के देश में गोडसे को चुन रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब भी ये सवाल उठाते थे, चाहे उन्होंने देश में ये सवाल उठाए चाहे उन्होंने विदेश में, तो हर बार उन पर बीजेपी ने हमले किए और ये कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, फिर भी उन पर किसी न किसी तरह का मामला दर्ज होता है। कहीं उन पर मानहानि के मामले चलते हैं, कहीं उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाता है। तो राहुल गांधी को घेरने का काम तो बीजेपी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे उसकी नीयत क्या है। क्या राहुल गांधी बीजेपी का सच खोलकर रख देते हैं जनता के बीच, इसीलिए बीजेपी उनसे डरती है? क्योंकि बीजेपी को एक हमले में इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत बुरी तरह घेरा। उनका एक पहले का वीडियो है सितंबर का, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ साफ बताया है कि बीजेपी के नेता जो लोग राहुल गांधी पर तरह तरह के वार करते हैं, उनको धमकियां देते हैं। अभी सितंबर में पिछले साल ये मामले उठे थे जब राहुल गांधी की कहीं जबान काटने की बात कही गई थी, कहीं उनकी जबान को जला देने की बात कही गई थी। ये सारी बातें हो रही थी और मोदी शाह तब भी चुप थे। तब इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाया था कि क्या आप गांधी के देश में गोडसे को चुन रहे हैं, और तब भी बीजेपी ने यह जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब मोदी ने बता दिया, और ये पहला मौका नहीं है जब मोदी ने इस तरह का कोई काम किया है। आप जानते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको बीजेपी ने टिकट दी और वो चुने भी गए, लोकसभा में आए हैं। तो ये वही गंगोपाध्याय जी हैं जिन्होंने, जब उनसे सवाल किया गया था कि आप गांधी को चुनेंगे या गोडसे को, तो उन्होंने कहा था मुझे सोचना पड़ेगा। यानी हाई कोर्ट के एक जज को इस बारे में सोचना पड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की अदालतों तक में कैसी नियुक्तियां हुई जहां पर गोडसे विचारधारा के लोगों को भरा गया है। और उसके बाद जब सवाल किए जाए बीजेपी से तो वो गांधी का नाम लेती है। मोदी ये कहते हैं कि 75 सालों में दुनिया ने गांधी को नहीं जाना, लेकिन जब गांधी पर फिल्म बनी तब गांधी को जाना गया। पिछले साल मई का मोदी का ये बयान है जिसमें वो ये कह रहे थे, साफ साफ उन्होंने कहा था कि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। मतलब उनका ये इल्जाम था कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गांधी को दुनिया में नाम दिलाने का काम नहीं किया। हालांकि मोदी की यहाँ पर एक तरह से अनभिज्ञता कहें या मूढ़ता कहें, ये सामने आई जब वो ये कह रहे हैं कि गांधी को दुनिया नहीं जानती। ये तथ्य है कि मोदी शायद गांधी को नहीं जानते और राहुल गांधी ने इस पर भी तंज कसा था। तो बहरहाल आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या मोदी ने गोडसे को चुना है, क्योंकि मोदी के एक के बाद एक जो फैसले हुए जा रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि देश में गांधी को मारने वालों की जो खुशी थी, जो लोग इस खुशी में साथ थे कि हाँ गांधी को मारा गया, उनकी हत्या की गई, अब उन्हीं लोगों को बढ़ावा देने का काम मोदी सरकार में हो रहा है। ये शहजा अंदावन इसका ताजा उदाहरण है। इसके पहले अभिजीत गंगोपाध्याय का उदाहरण मैंने दिया। और आप याद कीजिए तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की सांसद भी थी, उन्होंने भी संसद में भी गोडसे का नाम लिया था और पहले भी वो गोडसे की तारीफ कर चुकी थी। तब मोदी ने यह बयान दिया था कि मैं उनको मन दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मोदी जी का दिल
वही जाने। अगर वो माफ नहीं कर पाए तब, तो अब उन्होंने ये ऐसा फैसला क्यों लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी एक गंभीर सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। शकील जी, राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि मोदी सरकार ने या मोदी के कार्यकाल में बीजेपी के शासन में पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है और केवल आग लगाने की देर है, उनका ये जो बयान था काफी दूरदर्शितापूर्ण था और वो बार बार जाहिर भी हो रहा है। और अब जिस तरीके से शहजा अंदावन को एनआईटी कालीकट में प्रोफेसर से डीन बना दिया गया, उनकी तरक्की हुई, प्रमोशन हुआ, और वो तब हुआ जबकि वो जमानत पर बाहर आई, और जिस तरह से उन्होंने गोडसे पर की तारीफ की थी, और तब तारीफ की थी जब गांधी जी का शहीदी दिवस था 30 जनवरी। ऐसे दिन पर हम बहुत बार हमने ये देखा है कि बहुत से लोग संघ के और जो कट्टर मोदी समर्थक लोग हैं या गोडसे समर्थक लोग हैं, वो लोग कहीं गांधी का पुतला बनाकर उस पर गोलियां चलाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं, मिठाई बांटते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो गांधी को मारा गया। हालांकि गांधी की विचारधारा अब भी देश में कायम है, और इसी बात से क्या मोदी डर रहे हैं, क्या इसीलिए अब चुन चुनकर ऐसे लोगों को भरा जा रहा है या उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जो गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाएं? क्योंकि यहाँ बात केवल एक संस्थान की नहीं है, लेकिन पूरे शिक्षा व्यवस्था की भी है। और क्योंकि राहुल गांधी ने इस ओर भी इशारा किया था कि आपने हर जगह अपनी मानसिकता के लोगों को भरा है और शिक्षा संस्थानों में भी ऐसे लोगों का आना, क्या कहेंगे? जी, ये एक मैसेज है और बहुत ही खुला हुआ मैसेज है। मैसेज तो इससे पहले आरएसएस और बीजेपी और उनके समर्थक लोग पहले भी देते रहे, मगर दबे छुपे अंदाज में। अभी जो वहाँ पे केरल का जो मामला आप बता रही हैं, वहाँ पे एक प्रोफेसर को जो डीन बना दिया गया एनआईटी में, वो स्पष्ट संकेत है कि अगर आप गर्व करेंगे गोडसे के ऊपर तो आपको हम पुरस्कृत भी करेंगे। इससे पहले जो आपने उदाहरण बताया वो भी बहुत गंभीर था। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बहुत साफ अंदाज में कहा था कि मैं ये फैसला नहीं कर सकता, और मतलब कि मैं गोडसे के साथ हूँ। जो गांधी के पक्ष में बोलने वाले हैं, उन्हें फैसला करने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगती है। वो साफ साफ कह देते हैं कि हाँ, कोई मतलब ही नहीं है गोडसे का साथ देने का या गोडसे के पक्ष में होने का। गांधी इस देश के एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनके साथ होने में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये बात जो है आज की नहीं है, ये तो जब गांधी जी की हत्या की थी तब सरदार पटेल ने जब आरएसएस पे बैन लगाया था, तब भी उन्होंने कहा था कि आपके द्वारा फैलाई गई जो हिंसक विचारधारा है, उसका परिणाम देश को आज एक हमारे सर्वश्रेष्ठ हिंदू को खोना पड़ा। और उसमें उन्होंने जो पत्र व्यवहार उनके साथ उस वक्त कर रहे थे आरएसएस प्रमुख जो थे, तो उन्होंने लिखा था कि आप लोगों ने तो उनके हत्या पर मिठाई बांटी। ये सरदार पटेल कहते हैं, जिन सरदार पटेल को आज वो अपना आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना तो कोई है नहीं है, इसलिए कभी सरदार पटेल को ले आते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं वो। तो ये जो है गांधी के प्रति जो इनकी नाराजगी या नफरत या इनका विरोध जो है, वो आज से नहीं है, वो तो शुरू से है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये सारे के सारे लोग गांधी जी की हत्या नहीं कहते हैं, वध कहते हैं। वध एक ऐसा शब्द है कि जिसमें कारण छुपा होता है, कि गांधी वध। तो ये एक बहुत पुराना इनका तरीका है। लेकिन जब दुनिया में कहीं जाते हैं मोदी जी, देश के बाहर कहीं जाते हैं, तो इन्हें हर जगह गांधी जी की प्रतिमाएं मिलती हैं, हर जगह गांधी जी का नाम सुनने को मिलता है। वहां के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं अपने भाषण में नेहरू और गांधी के देश के रूप में भारत को याद करते हैं। तो भारत की जो पहचान है वो गांधी और नेहरू के देश के रूप में है। लेकिन ये अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे, और इसमें इन्हें कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि ये गोडसेवादी हैं। जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आपने बताया, उन्होंने खुलेआम कहा था कि मैं गोडसे के पक्ष में हूँ, मैं गोडसे के साथ गांधी की हत्या को उचित मानती हूँ। तो उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो पूरा का पूरा उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया लोकसभा सदस्य का। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब इसके खिलाफ जो राहुल गांधी कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आवाज जाती है। राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं कि आप बताइए आप किसके साथ हैं,
और जैसा आपने कहा, तो वो बताते रहते हैं बार बार कि हम हैं तो गोडसे के साथ, लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए हमें गांधी के साथ कहना पड़ता है। और ये तब तक कहना पड़ेगा इनको जब तक कि ये गोडसे को खुलेआम स्वीकार नहीं कर लेते। इन्हें स्वीकार कर जी। लेना चाहिए कि हम गांधी के साथ नहीं है, हम तो गोडसेवादी हैं। और गोडसे की जो विचारधारा है, जो सावरकर की विचारधारा है, हम उसको मानने को तैयार है। देखिए, सावरकर पे भी पुणे के अदालत में जो मानहानि का केस उनके परिवार के लोगों ने किया था, राहुल ने बहुत जबरदस्त कहा है कि इसमें मुझे दस्तावेज, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, हुँ, जी। इसको एक समन ट्रायल में बदल दिया जाए, ताकि मैं बता सकूं आपको, कोर्ट को, कि मैंने जो कहा है उसके कारण क्या है। राहुल ने बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा, उन्होंने स्वीकार किया। जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इससे हमारे जो पुरखे थे उनकी मानहानि हुई है, राहुल ने कहा, मैंने कहा, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्यों पे आधारित थे, दस्तावेजों पे आधारित है कि क्या क्या किया था सावरकर ने। तो उनके आधार पे अगर मैं कहता हूं कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने देश के साथ ऐसा ऐसा किया, तो गलत नहीं है। अब बड़ी मुश्किल में फंस गया है, कोर्ट भी फंस गया, उनका परिवार भी फंस गया। क्योंकि अगर ये बात सामने आएगी तो देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि सावरकर क्या है। अभी कल ही मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सावरकर को बहुत श्रद्धांजलि दे रहे थे, जी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके बारे में। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि आखिर जिस अंग्रेज के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही, ये पूरा देश लड़ता रहा, गांधी लड़ते रहे, उस अंग्रेज से सावरकर माफी क्यों मांग रहे हैं? हुँ, उससे पेंशन की गुहार क्यों लगा रहे हैं? उससे ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आप मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से रिहा कर दो, तो मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। काम क्या करेंगे? मुखबिरी, जी। कांग्रेस के लोगों की सूचना देना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो राहुल बहुत अच्छी तरह उठा रहे हैं। और एक ना एक दिन बीजेपी को या मोदी को ये कहना पड़ेगा कि हाँ, हम जो है गोडसेवादी हैं। जी। जी। और कहना क्या पड़ेगा, वो मेरा ख्याल है वो कह ही चुके हैं, बार बार बता रहे हैं अपने फैसलों से। और इस बारे में जो उन्होंने ये जो शहजा अंदावन को कालीकट एनआईटी का डीन बनाने का जो फैसला लिया है, इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। और उसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक ट्वीट कर ये बताया है कि शहजा अंदावन ने किस अंदाज में गोडसे की तारीफ की थी। पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देख लेते हैं कांग्रेस का ट्वीट। कांग्रेस लिख रही है, एनआईटी कालीकट की प्रोफेसर डॉक्टर शहजा अंदावन ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। कहा था, भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है। अब उनकी इस देश विरोधी मानसिकता और शर्मनाक बयान से खुश होकर मोदी सरकार ने उन्हें इनाम दिया है। डॉक्टर शहजा अंदावन को कालीकट का डीन बना दिया गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बापू के सम्मान का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ उनका अपमान करने वालों को सिर पर बिठाकर रखते हैं। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब पूर्व जज और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से गांधी और गोडसे में किसी एक को चुनने कहा गया तो वे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये बीजेपी आरएसएस की नफरती विचारधारा और उनके मन में बापू के खिलाफ दशकों से पनप रही कुंठा का सबूत है। इतिहास गवाह है कि ये लोग बापू के सत्य, अहिंसा और सद्भाव से डरते आए हैं और उसे हर कीमत पर मिटाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस ये याद रखे, गांधी एक सोच है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और देश के लिए मर मिटने की सोच। इस सोच ने करोड़ों देशवासियों को सम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाया है। ये सोच हमारी रग रग में है। बीजेपी आरएसएस लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपनी घिनौनी और ओछी हरकतों से वे इस सोच को कभी नहीं मिटा पाएंगे। ये देश हमेशा बापू के आदर्शों पर चला है और हमेशा बापू के आदर्शों पर ही चलेगा। जय बापू। ये कांग्रेस का बड़ा ट्वीट और इसमें उन्होंने पूरी उसकी जो पोल पट्टी है उसको खोल कर रख दिया है। पवन खेड़ा का भी एक ट्वीट है, उसमें देख लेते हैं कि पवन खेड़ा ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें दिखेगा कि डॉक्टर शहजा अंदावन ने इसको मैं चाहती हूँ कि जो स्क्रीनशॉट है उसको थोड़ा सा अगर आप पूरा स्क्रीन पर दिखा दें तो फिर हम अपने दर्शकों को पूरा दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। शहजा अंदावन ने जिस तरीके से इसमें लिखा है कि उनको थैंक यू गोडसे को वो कह रही हैं कि देश को बचाने के लिए। और यहाँ पर पवन खेड़ा ने ये लिखा है, अंग्रेजी में उनका ट्वीट है जिसका हिंदी अनुवाद इस तरह से है कि ये उदाहरण दिखाता है कि जो लोग देश के राष्ट्रीय नायकों का अपमान करते हैं उन्हें सरकार का संरक्षण मिल रहा है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महात्मा गांधी की विरासत की प्रशंसा करते हैं।
लेकिन वहीं उनकी सरकार देश में ऐसे लोगों को ऊंचे पद पर बैठा रही है जो गांधी की विचारधारा के खिलाफ हैं। क्या ये भाजपा की नई योग्यता नीति बन गई है, जहां गांधी का अपमान करने वालों को बड़े पदों से नवाजा जाता है? क्या यही नया भारत है, जहां स्वतंत्रता संग्राम और गांधी के विचारों के खिलाफ जहर उगलने वालों को प्रतिष्ठित पद दिए जाते हैं? ये पवन खेड़ा का ट्वीट। और देखिए यहाँ पर उन्होंने शहजा अंदावन जो है उन्होंने लिखा है, प्राउड ऑफ गोडसे फॉर सेविंग इंडिया। मतलब यहाँ पर उन्हें गोडसे पर गर्व है, ये वो बता रही हैं। और ये उनका ट्वीट है पिछले साल का, मतलब ये उनकी फेसबुक पोस्ट थी जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पवन खेड़ा ने किया। और जब उन पर ये मामला उठा था तो फिर उनका ये बयान था शहजा अंदावन का, क्योंकि उनके खिलाफ एसएफआई ने और डीवाईएफआई ने, यूथ कांग्रेस ने, एमएसएफ ने, ये तमाम छात्र संगठनों ने शहजा अंदावन के खिलाफ तब शहर में शिकायतें दर्ज कराई थी, उन पर मामले दर्ज हुए, आरोप चले। तो ये उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणी अनुचित नहीं थी। मेरी टिप्पणी गांधी जी की हत्या की सराहना के लिए नहीं थी, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने गोडसे की किताब वाई आई किल्ड गांधी पढ़ी थी, मतलब मैंने गांधी को क्यों मारा ये किताब मैंने पढ़ी थी, और गोडसे भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये उनका तर्क था। तो शकील जी मान लें कि शहजा अंदावन का इरादा गोडसे की तारीफ का ही था, गांधी की हत्या की तारीफ करने का नहीं था। अब सवाल यह है कि इसके लिए गोडसे की तारीफ के लिए उन्होंने 30 जनवरी 2024 का दिन ही क्यों चुना? क्यों उन्होंने 30 जनवरी के दिन ही प्राउड ऑफ गोडसे लिखा? ये सवाल तो उन पर बनता ही है। और अब जबकि वो बन चुकी हैं, डीन बन गई हैं, और ये जो फैसला लिया गया है, पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए कि क्या ये मतलब अब नए भारत में यही योग्यता का पैमाना बन गया है कि कौन गांधी को कितना कोसे और उसको उतने पदोन्नति मिले? क्या कहेंगे? देखिए, गोडसे का समर्थन ही गांधी का विरोध है, अपने आप में कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि केरल में इसका बड़ा विरोध होगा। केरल में जो है वहाँ के छात्र संगठन जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे एसएफआई हो, चाहे एनएसयूआई हो या दूसरे हों, वो सारे के सारे इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। और ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगा कि उन्हें, केंद्र सरकार का फैसला है ये, केंद्र सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इस फैसले को वो बनाए रखें। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक अपने आप में केरल के छात्र संगठनों के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है ये, कि वो किस तरह इस मामले को लेते हैं और किस लेवल तक जाकर इस बात का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं। दूसरी बात जी जो कही कि विदेशों में जाके मोदी जी क्या करते हैं, देखिए विदेशों में जाके मोदी जी क्या करते हैं इसका आज एक बहुत अच्छा उदाहरण, आज एक कांग्रेस में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अजय कुमार ने की है, जो पूर्व सांसद थे जो, और उन्होंने एक 2 वीडियो दिखाए वहां पे। एक वीडियो तो उन्होंने ये दिखाया कि जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है फ्रांस के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। जी वहां उसमें अजय कुमार ने ये बताया, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब वो यूरोप पे आरोप लगाने लगते हैं ट्रंप, तो उनका हाथ पकड़ के फ्रांस के राष्ट्रपति रोक देते हैं कि नो नो नो, आप ये गलत कह रहे हैं। असली बात ये है, हम अमेरिका की इतनी मदद करते हैं, यूरोप पे और फ्रांस पे इस तरह से आरोप लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और फिर वो दूसरा वीडियो दिखाते हैं कि ट्रंप उससे ज्यादा सख्त भाषा में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने भारत की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत क्या करता है, भारत किस तरह टैरिफ बढ़ा रहा है और ये कैसे चलेगा। और नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं उसकी बात। ये है भारत का अपमान, कि आपके सामने आपके देश का अपमान कोई करे और आप उसको सुनते रहें। और इसीलिए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय कुमार ने यह भी बताया कि जब ये कोशिश निक्सन ने, किसिंगर ने इंदिरा गांधी के लिए की थी, इंदिरा गांधी के सामने की थी, तो इंदिरा गांधी ने कितना जबरदस्त उन्हें जवाब दिया था। जब बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे देश में आ गए थे, पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे आक्रमण कर दिया था उस टाइम उसी का हिस्सा, लेकिन उसमें घुसपैठ करके उनको दमन कर रहा था बांग्लादेशियों का, वहां के रहने वालों को, जो उस टाइम पूरी पाकिस्तान के थे। तो एक बहुत बड़ा वहां से माइग्रेशन हुआ था, जिससे इंडिया में बहुत भार बढ़ गया था। तो भारत ने कहा था कि हम इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे, कैसे करेंगे। तो इंदिरा गांधी जब ये बात कर रही थी तो अमेरिका ने उनसे कहा चुप रहो, निक्सन थे वहां पे। इंदिरा गांधी ने कहा व्हाट डू यू मीन, मेरे देश के ऊपर
ये बाहर पड़ रहा है मेरे देश में, वहां के लोग आ रहे हैं मेरे देश में, उसका असर पड़ रहा है, और मुझसे कह रहे हो चुप रहो, मैं बांग्लादेश को अलग कर दूंगी, मैं एक नया देश बना दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 7वां बेड़ा पहुंचा रहा हूं, अपना फ्लीट जो बहुत मशहूर उनका बेड़ा हुआ करता था, जो उस टाइम दुनिया को जीतने की जिसमें दम्भ करते थे, उन्होंने कहा 7वां नहीं 8वां भी पहुंचा दो, जो पहुंचाना है पहुंचा दो। और इंदिरा गांधी ने ये करके दिखा दिया। तो अजय कुमार ने बताया कि ये फर्क होता है भारत के प्रधानमंत्री का। भारत का प्रधानमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होता है। नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने बैठ के सुन रहे हैं, वो भारत पे आरोप लगा रहा है और ये सुन रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी गए उससे पहले अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी डालकर एक जहाज भारत पहुंचा दिया। संसद चल रही थी, जबरदस्त विरोध हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे अमेरिका से और ऐसा नहीं होना चाहिए और अमेरिका का कानून है और वगैरह वगैरह। तो वहां विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि उनका कानून उनके ऊपर लागू होता है, अमेरिका कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हमारे लोगों की हथकड़ी बेड़ी हमारे लोगों का अपमान है। उनका नहीं बात करेंगे। उसके बाद मोदी जी वहां गए। मोदी जी के जाने के बाद अमेरिका में 2 जहाज अमेरिका ने और पहुंचाए, उसी तरह हथकड़ी बेड़ी डालकर। मोदी जी क्या कर पाए? तो ये सवाल जो है कांग्रेस लगातार उठा रही है, और कांग्रेस का कहना है या विपक्ष का कहना है कि जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि भारत का जो सम्मान है वो किसने रखा था और भारत का अपमान जो है कौन करवा रहा है। गांधी आज एक ऐसी हस्ती है कि जिनकी वजह से पूरी दुनिया जो है भारत का सम्मान करती है। गांधी ने एक नई विचारधारा दी थी अहिंसा की और सत्य की, और जो आज भी कायम है, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ उसमें थोड़ा वो आई है, बहुत सारी चीजें आई हैं। दुनिया एक अलग तरह से थोड़ा सा राइटिस्ट मार्ग की तरफ मुड़ रही है। देश जो है आजकल बहुत ज्यादा जो है अपने अंदर कि हम अगर ताकतवर हैं तो दुनिया ताकतवर है, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, उस विचार के अनुसार सोच रहे हैं कि अमेरिका का कानून ही दुनिया का कानून है, अमेरिका अगर ताकतवर है तो सब कुछ सही है। लेकिन ये हमेशा चलने वाली चीज नहीं है। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं इन्हीं कारणों से, इसी राष्ट्रवाद की वजह से। जर्मनी ने कहा था, इटली ने कहा था कि हम ही सर्वोच्च हैं, नतीजा विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद जर्मनी के 2 टुकड़े भी हुए थे। तो ये विचारधारा कभी चलेगी नहीं। विचारधारा तो गांधी की ही चलेगी, शांति की, अहिंसा की और सत्य की। और यही कांग्रेस कहती है, यही राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन बीजेपी की अपनी कोशिश है। बीजेपी के पास कोई राष्ट्र नायक नहीं है। हमने ही बताया आपको कि वो कभी सुभाष चंद्र बोस की बात करती है, तो कभी सरदार पटेल की बात करती है, और गोडसे उसके मन के नायक हैं, लेकिन उसको अपनाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। उसके असली नायक तो गोडसे हैं, उनको अपना लेना चाहिए उनको। जी जी, बिल्कुल। और मोदी ने जो आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया गांधी को जानती है, और हम दुनिया के किसी भी देश में जाएं वहां गांधी की मूर्ति हमको मिल जाती है। और जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं देश में तो राजघाट जाकर वहां पर उन गांधी जी को नमन करना, ये बिल्कुल एक रिचुअल बना हुआ है बरसों से, और आजादी के बाद से ही, और वो कभी भी टूटा नहीं है। मतलब जब से गांधी जी की हत्या हुई और उनका जो राजघाट पर उनकी जो समाधि बनी है, तब से हर राष्ट्राध्यक्ष वहां जरूर जाता है। लेकिन मोदी जी का ये कहना, पिछले साल उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी को कोई नहीं जानता। माफ करना मुझे, पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये कौन है, हमने नहीं किया, ये इस देश का काम। मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमने गांधी जी को देश में, दुनिया में नाम नहीं दिलाया, लेकिन इस फिल्म ने दिलाया। और उन्होंने कहा अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती, तो गांधी जी किसी से कम नहीं थे। मोदी जी को ये नहीं पता कि नेल्सन मंडेला भी गांधी जी को फॉलो करते थे। अगर वो गांधी जी को नहीं, उनके मुरीद होते, उनके अनुयायी नहीं होते, तो नेल्सन मंडेला भी वो काम नहीं कर पाते जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। तो मोदी जी की जो भी अपनी समझ है, लेकिन वो इसका खुलेआम उसको जाहिर भी कर रहे थे। और तब राहुल गांधी का एक ट्वीट उन्होंने तंज कसा था, उस ट्वीट को देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने लिखा था कि क्या ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ये राहुल गांधी का ट्वीट है, सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। ये राहुल गांधी का तंज था तब मोदी पर। और अभी भी राहुल गांधी के जो सवाल है वो बरकरार हैं। और अपने इस इंटरव्यू में मोदी ने ये भी कहा था
कि आज मैंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, दांडी मैंने बनाया। मतलब ये देखिए, वो उनका ये वो दावा है कि दांडी भी मोदी ने ही बनाया, और वो बाबा साहेब के पंचतीर्थ को बनाने का भी दावा कर रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि ये सबको सम्मान मैंने दिलाया, कांग्रेस ने नहीं दिलाया। हालांकि इन सब का अपमान जितना मोदी के काल में हुआ है, हमने देखा है कि कैसे संसद में अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, और उसके बाद से ही कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में अब इस बात को जरूर उठाती है। माफ कीजिए शकील जी, अभी आपने जिक्र किया कि केरल में जो छात्र संगठन है वो काफी एक्टिव है, और वो इस बात का जरूर उस पर शायद शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएंगे। बिहार में भी चुनाव होने हैं, और बिहार में गांधी का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है चंपारण से कैसे उन्होंने पूरा वो एक जो सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई। और बिहार चुनाव में अभी नीतीश कुमार के सामने समस्या ये है कि वो अंबेडकर के अपमान पर अभी क्या अभी अपना रुख उनका अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि वो खुद को सेक्युलर बताते रहे हैं, अभी भी खड़े हैं वो बीजेपी के साथ। अब इस फैसले के बाद बिहार पे इसका, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया से आजकल सब बातें सब दूर पहुंच जाती हैं। बिहार चुनाव पर इस फैसले का क्या कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मोदी हर जगह जाकर खुद को गांधी और अंबेडकर का ही शिष्य बताते हैं। सर्वमित्रा जी, नीतीश कुमार अंबेडकर पर क्या कहेंगे? अभी कल ही उन्होंने बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री बना दिया। अब वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे अगला मुख्यमंत्री बनना है। उनके बेटे भी कह रहे हैं निशांत की बीजेपी घोषित करना है। लेकिन वहां पे 21 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के हो गए हैं, और नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी के शायद 14 हैं। तो बीजेपी तो इस तरह से पूरी की पूरी नीतीश सरकार पे हावी हो चुकी है कि वो अंबेडकर के बारे में नीतीश कुमार क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कह सकते। और नीतीश का जो पूरा जनाधार है वहां पे, वो अति दलित और अति पिछड़ा ही है। वो सारे के सारे अंबेडकर को मानने वाले हैं। तो ये चुनाव बता देगा कि अंबेडकर के सम्मान के लिए न बोलने का नुकसान जो है नीतीश कुमार को कितना होने वाला है। देखिए, बिहार के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले वहां पे बीजेपी की एक मीटिंग में बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हम लोगों को तेजस्वी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। क्यों नहीं बोलना चाहिए तेजस्वी के बारे में? तेजस्वी के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि उनका फीडबैक है कि तेजस्वी आज बिहार के युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और लोकप्रिय क्यों है? लोकप्रिय इसलिए है कि वो जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं को नौकरी दी। बिहारों में जो सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती हुई है, पूरे देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती कराती है, वो तेजस्वी यादव ने की। यूपी से, राजस्थान से, दूसरे राज्यों से जहां बीजेपी कहती है हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश से जब 20-21 साल सरकार है, वहां के लड़के और लड़की जाके बिहार में टीचर बने हैं और अभी काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं। ये किसने किया? इससे एक फायदा तो छात्रों को हुआ है, स्टूडेंट को हुआ है, छात्र छात्राओं को, दोनों को, कि उन्हें सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है, जो बीजेपी और उनकी सरकारें कभी नहीं चाहती है। उन्होंने शिक्षा का भी निजीकरण कर दिया है, चिकित्सा का भी कर दिया है। शिक्षा और चिकित्सा के निजीकरण का मतलब है कि गरीबों को ये चीजें उपलब्ध नहीं होना। लेकिन जब तेजस्वी ने वहां सरकारी स्कूलों में टीचर नियुक्त कर दिए तो एक तो रोजगार मिला, दूसरा छात्र छात्राओं को अच्छे टीचर मिले, पढ़ाई का सरकारी स्कूलों में कम फीस में या बिना फीस के माहौल मिला। तो इसलिए आज की तारीख में बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय है तो तेजस्वी यादव है। इसलिए बीजेपी डरी हुई है और कहती है कि उनका नाम मत लेना, उनके खिलाफ मत बोलना। तो ये अपने आप में बताता है कि बिहार का चुनाव किस मोड़ पे जाने वाला है। बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ में जाने वाला है। और वहां पे बीजेपी एक तरफ कहती है कि वाजपेयी जी की इच्छा थी कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री बने बीजेपी का। तो जब आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार का काम क्या है वहां पे? नीतीश कुमार का कोई काम नहीं है। इसीलिए उनका बेटा आया है निशांत, और वो कहता है कि पिताजी को घोषित करो आप। लेकिन बीजेपी उन्हें घोषित करने वाली नहीं है। और ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। वो अंबेडकर के समर्थन में तो बोल ही नहीं सकते, वो खुद अपने समर्थन में कितना बोल पाते हैं, ये देखना भी मजेदार होगा। जी सर्वमित्रा जी। जी।
बिल्कुल, क्योंकि जब वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे तो देश के महानायकों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत कितनी है उनमें, ये देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। और अमेरिका का उनका एक जो भाषण था उसको हम सुनते हैं, छोटा सा उसका हिस्सा, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताया था कि गोडसे ने आखिर गांधी को क्यों मारा, उसकी वजह क्या थी। गोडसे ने जो किताब लिखी वो तो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने असली वजह बता दी थी। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी का एक वो मशहूर भाषण भी सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने साफ बताया था कि बीजेपी किस तरह गांधी के देश में गोडसे के साथ खड़ी हुई है। सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी को। की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं, वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो शकील जी, यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ये जो कहा है, क्योंकि हमको याद है पिछले साल जब राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे इस तरह से धमकियां दी गई थी कि हम उनकी जबान खींच लेंगे, जबान जला देंगे, और तब इमरान प्रतापगढ़ी ने ये सवाल उठाया था और उन्होंने पूछा भी था कि क्या आप गांधी के देश में गोडसे के साथ हैं। और अब हम एक बार सुन लेते हैं कि राहुल गांधी के जिस भाषण का मैं जिक्र कर रही थी, अमेरिका में दिया गया उनका भाषण, जिस पर बीजेपी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वहां मौजूद बैठे लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को भी। वायलेंट, एंग्री, unable to face the reality of his own life. You see, the reason he shot Gandhi was that he could not face his own life. And so he had to take his anger out on somebody. And he chose to take his anger out on the essence, on the man who represented the essence of India. So that is the fight. Gandhiji was forward looking, modern, open minded. Godse only spoke of the past. He never spoke of the future, only spoke of the past. He was angry, hateful, and frankly, he was scared. At the heart, he was a coward. Right? And he was unable to deal with his life. On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from. And this is who you represent.
शकील जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने आपने गौर किया होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि गोडसे कावड़ यानी वो कायर था, तो कैसे तालियां बजी। यानी लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि गांधी जी को जो मारना था वो कायरतापूर्ण काम था, और अगर हिम्मत थी संघ में या तब के जनसंघ में तो वो गांधी की विचारधारा का जवाब जो है वो अपने तरफों से दे सकते थे। उसके लिए उनको मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मारा इसीलिए क्योंकि उनको ये लगा कि इस गांधी को मारेंगे तो देश में फिर जैसा हम अपना हिंदुत्व का जो झंडा है उसको हम ऊंचा उठा लेंगे। लेकिन उस काम में उनको और कई बरस लग गए, और अब जब से मोदी बने हैं प्रधानमंत्री उसके बाद से इसी हिंदुत्व का जो झंडा है, राष्ट्रवाद को, उग्र राष्ट्रवाद को जो हम देख रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। और यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि गांधी आगे की सोच रखते थे, राहुल गांधी भी उसी तरह की सोच दिखाते हैं। एक तरफ वो मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो हमको ड्रोन का इस्तेमाल, मतलब वो जो उन्होंने एक वीडियो डाला था एआई टेक्निक के लिए, ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने जैसे बताया था, या औद्योगिक क्रांति, नई औद्योगिक क्रांति की जो जरूरत है उसकी बात करते हैं राहुल गांधी। और मोदी बात करते हैं अभी भी सनातन की, अभी भी वो पाप पुण्य में लगे हैं। वो धीरेन शास्त्री के कार्यक्रम में जाकर वहां उनको अपना छोटा भाई बताते हैं, जो कि वो हनुमान जी से सीधे बात करने का चमत्कार दिखाते हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं देश में, क्या हम एक बार फिर, यानी मोदी ने क्या देश को एक बार फिर वो 48 के दौर में वो ले आए हैं जहां गांधी और गोडसे का एक वो जो चलेगा कि दोनों विचारधारा में से कौन किस पर हावी होता है, क्या एक वो वैसे ही उसी मोड़ पर देश को ले आया गया है? सर्वमित्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 48 से और पहले ले जाना चाहते हैं, जो आपने अपने शुरुआत में कहा था प्रोग्राम शुरू करते हुए कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं ये। तो ये मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सही कहा, कई बार कहा उन्होंने कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और यहाँ वो बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गांधी जी प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे, फॉरवर्ड लुकिंग, और ये लोग जो हैं ये प्रतिक्रियावादी लोग हैं, पीछे की तरफ देखने वाले लोग हैं। तो ये लोग कभी इस देश को समझ नहीं सकते। भारत को आगे बढ़ना है, भारत को पीछे नहीं जाना है, और पीछे जाने का मतलब है कि देश की 80% से ज्यादा आबादी उन नियमों में बन जाएगी जिसे आप अभी मनुस्मृति बता रही थी। राहुल गांधी इसीलिए जातिवार गणना की बात करते हैं कि एक बार जातिवार गणना आप करा दो तो मालूम पड़ जाए कि देश में किसकी संख्या कितनी है, और उसके अनुसार उसको जो संसाधन है हमारे, जो देश की में काम करने की जगह है, वहां हम उनको उनकी हिस्सेदारी दे सके। लेकिन वो केंद्र सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही। वो तो जनगणना भी अभी नहीं करवा रही है, जातिवार गणना तो बहुत दूर है। जनगणना भी लेट हो गई है हमारी, जो 2021 में हो जाना चाहिए थी वो नहीं हुई, आज 2025 आ गया है। इसी तरह राहुल गांधी एक दूसरी बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, और खासतौर से पिछड़ों को और दलितों को खुद पहुंचाने की जरूरत है अपने लोगों के बीच में, कि जो 50% का केप है आरक्षण पे वो हटाया जाए। अभी यूपी में भर्ती हुई टीचरों की, और वहां पे जो रिजर्व सीटें थी करीब 18,000 से ज्यादा, उनमें से अधिकांश जो है वो जनरल में दे दी गई। अभी कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बात कही थी कि कितनी सीटें जो हैं वो उन्होंने जो है जनरल में दे दी, जो दलित की थी, जो पिछड़े की थी, जो आदिवासी की थी। तो ये काम दलित, आदिवासी और पिछड़ों के नेताओं का भी है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे दूसरी पार्टियों के हों, कि अपने लोगों की आवाज उठाएं। देखिए, एक तरफ सरकार क्या कर रही है कि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है, और अगर कहीं नौकरियां बची भी हैं उनको देने में मजबूर भी हो रही है, तो उसमें से कोशिश करके वो आरक्षण खत्म कर रही है। तो ये जो आज दलित, आदिवासी और पिछड़ा थोड़ा तरक्की कर पाया है, वो इसीलिए कर पाया है कि उसका पढ़ा लिखा एक मध्यम वर्ग बना था, थोड़ा सा वो खत्म हो जाएगा तो इनको वापस मनुस्मृति में लाना बड़ा आसान हो जाएगा, जिसके लिए राहुल कह रहे थे कि पीछे की तरफ देखने वाले लोग हैं ये। देखिए, देश जो है आगे बढ़ना चाहता है, युवा आगे बढ़ना चाहता है, और अगर आप इसको आगे न बढ़ा के गोडसे की तरफ ले जाएंगे तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। जी सर्मित्रा जी। जी बिल्कुल, और देश को एक खतरनाक मोड़ पर मोदी ले आए हैं, और जहां पर गोडसे की तारीफ करने वालों को पदोन्नत किया जा रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है, शिक्षा संस्थानों से लेकर अदालतों तक और तमाम सरकारी कामकाज में या बाकी जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि गोडसेवादियों का बोलबाला हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है
कि ये जो बोलबाला हो रहा है ये बड़े चुपके चुपके हो रहा है। मतलब इसमें एक तरफ मोदी नाम लेते हैं गांधी और अंबेडकर का और चुपके से पीछे दरवाजे से वो गोडसे की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर शहजा अंदावन का प्रमोशन जो है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत अभी सामने आ गया है और उसके पहले के तमाम सबूतों का जिक्र भी हम कर चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार के इनकी जो ये तमाम फैसले हैं इन पर विपक्ष जो है वो आवाज लगातार उठा रहा है। ये अच्छी बात है और यही उम्मीद की बात है कि इसमें देश जो है बचा रहेगा। तो शकील जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।